Hello dear friends, welcome again. In our last lecture we have learned about how to make ozone and the physical properties of ozone. Okay, now we have to learn about chemical properties of ozone. Ozone की chemical properties हमको देखनी है. So बहुत ही ईजी है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था उसके अकॉर्डिंग काम करना है. एंड मोर ओवर इसमें भी कुछ ज़्यादा एडिशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर इन द रिएक्शन ऑफ ओजोन, दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो पहले जो इतना एनसीईआरटी पोर्शन है दैट वी हैव टू सी. एनसीईआरटी पोर्शन का जितना भाग है वो पहले कवर करते हैं. द फर्स्ट इज ओजोन थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल इन कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, दैट इज द रीज़न. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक ओजोन नहीं है. हम जो सी लेवल पे जहाँ पे मैं और आप रहते हैं वहाँ पे ओजोन क्यों कम है? क्योंकि बिकॉज एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर ओजोन कैन रिएक्ट मोर फास्टर देन O2. सो वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू O2. सो ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल with respect to oxygen. Its decomposition into oxygen result in the liberation of the heat delta H and increase in entropy डेल्टा एस इज पॉजिटिव. ये थर्मोडाइनमिक टर्म है, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है. जितने भी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इन ऑल दैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव होता है मोस्ट ऑफ द केस. वहाँ पे भी एक्सेप्शन आपने पढ़ा था. एंड डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स पॉजिटिव, ये भी आपने पढ़ा था. तो अपने आप डिकम्पोज होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक बात हम ये कह सकते हैं वो बहुत सारी एनर्जी रिमूव करेगा, डेल्टा एच रिमूव होगा. एट द सेम टाइम सिस्टम की एंट्रोपी सराउंडिंग एंड सिस्टम टोटल एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा. ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है फॉर दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ये तो होगा. अब ये दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, मतलब एनर्जी रिमूव हो रही है और उसके साथ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ रही है. सो एक चीज़ होने वाली है दोस्तों, अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर ये ओजोन का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन अ स्मॉल क्वांटिटी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी लिबरेट होगी वो भी कम ही होगी. बट ओजोन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और एक साथ लिबरेट होगा तो एक साथ बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी. इट मीन्स वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी. सी these two effects reinforce each other resulting in large negative Gibbs free energy change delta G for its conversion into oxygen. ओके, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के साथ ही को बहुत सारी एनर्जी रिमूव होगी. therefore हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव. अगर O3 की ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे डेंजरसली एक्सप्लोजिव हो सकता है. यू कैन सी, अगर ये रिएक्शन होती है 2O3 गैस गिव टू 3O2 गैस, अगर इतने मोल की होती है और यहाँ पे कोई ना कुछ एनर्जी क्या होने वाली है, रिमूव होने वाली है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिमूव होगी और दैट कैन बी एक्सप्लोजिव, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है. सो ऊपर वाले ने जब ये सिस्टम पूरी सिस्टम बनाई तो बहुत सोच समझ के बनाई है, इसीलिए तो हमारा ओजोन है वो एटमॉस्फेरिक लेवल पर मैं और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम है. क्लियर. अभी आगे, अगर ये ओजोन O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रेपिडली नहीं होता है. देखो सी O3 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस O फर्स्ट, देन सेकंड मॉलिक्यूल फिर से O2 प्लस O, देन ये दोनों कनेक्ट होके O2 बनते हैं. अगर एक ही ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है तो वहाँ पे जो जुवेनाइल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है, शॉर्ट लिव्स, उसकी लाइफ बहुत कम है, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर सकता है. सी due to the ease with which the liberate atom of nascent oxygen, juvenile oxygen, this is it act as a powerful oxidizing agent. ये powerful oxidizing agent के जैसे वर्क करता है. लेड सल्फाइड का, लेड सल्फेट में यू कैन सी लेड सल्फाइड कन्वर्ट इनटू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड माइनस आयन कन्वर्ट इनटू आयोडीन. ओके, तो it oxidize lead sulfide to lead sulfate, at the same time iodide ion into iodine. Clear. iodine ions और iodide ions into iodine. ठीक है.
अभी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगर आपने कहाँ पे कहीं पे ओजोन फॉर्मेट किया और वो कितना हुआ है या फिर उसकी प्रेजेंस हमको मेज़र करनी है कितना ओजोन प्रेजेंस है, तो उसके लिए सर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी में है। उसके लिए हमको कोई उसका छोटा सा एक सैंपल लेना है और सैंपल के अकॉर्डिंग ये सैंपल में कितना ओजोन है वो फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन टोटल मॉलिक्यूल या फिर टोटल क्वांटिटी है उससे कंपेयर करना है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ओजोन। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन। यू कैन सी व्हेन ओजोन react with an excess of potassium iodide. Potassium iodide is nothing but the Ki, and Ki format K plus and I minus. You can see K plus and I minus. Solution buffered with a borate buffer pH about 9.2. 9.2 जितनी pH वाला बोरेट बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंट में वहाँ पे बेसिक मीडिया मॉइस्चर रहना चाहिए। Iodine ion, I minus ion is liberated which can be titrated against standard solution of sodium thiosulfate. सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने। आयोडाइड आयन में से जो आयोडीन मिलने वाला है I2 मिलने वाला है, वो I2 की क्वांटिटी मेज़र करने के लिए कितना आयोडीन मिल रहा है वो क्वांटिटी मेज़र करने के लिए दैट वी हैव टू रिएक्ट आयोडीन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सर ये तो आयोडीन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ। आयोडीन कितना बन रहा है, कितना आयोडीन फॉर्मेट हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन दी O3 कितना ओजोन है। ओके, ओजोन के Ki तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, सो आवर लिमिटिंग रिएजेंट विल बी ओजोन। ओजोन के अकॉर्डिंग कितना आयोडीन बन सकता है और उसके अकॉर्डिंग कितना सोडियम थायोसल्फेट यूज होगा, दैट वी कैन मेजर। दिस इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ओजोन। यू कैन सी दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस, कितना O3 गैस है। ओके, ये हो गया। अभी आगे जो देखना है वो और कुछ नहीं है, ऊपर जितना ओजोन लेयर है नियर अबाउट 20 किलोमीटर पर, वो ओजोन लेयर में अभी हमको मालूम है, आपको और मुझको सबको मालूम है सर वहाँ पे कोई अभी प्रॉब्लम चल रहा है। बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम अभी सनलाइट सीधी कहीं जगह पे अर्थ पे आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट एक ग्लोब का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोब वार्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ओके, पूरी सिस्टम अभी अप एंड डाउन हो रही है। तो वो ओजोन लेयर में मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके दो प्रॉब्लम है। और अभी मैं अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँ या फिर आप में से किसी को भी क्वेश्चन पूछूँ, यस आप में से किसी को भी, तो आपका एक कॉमन आंसर रहेगा सर हम जो ये कूलेंट गैसेज यूज़ कर रहे हैं इन अवर एसी, इन अवर रेफ्रिजरेटर, बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपर लेयर पे जाएगी और वहाँ पे जाके ओजोन को डिकम्पोज करेंगे इनटू O2, ओजोन कन्वर्ट इनटू O2, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो चीज़ तो है, मतलब मेन रीज़न वही है। उसके अलावा भी कोई एक रीज़न है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत रैपिडली रिएक्ट कर सकते हैं विथ O3 ओजोन के साथ, पर्टिकुलर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो जल्दी से रिएक्ट करेगा और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो ओजोन को कन्वर्ट कर देगा O2 में। सर उसका क्या रिलेशन है? ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेट कहाँ पे होता है? इन सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स जो अपर लेवल पे वहाँ तक उड़ते हैं। और वो एग्जॉस्ट एज एन एग्जॉस्ट गैस, और ज़्यादातर केस में CO2 के साथ NO नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी लिबरेट करते हैं। दैट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ O3 एंड कन्वर्ट O3 इनटू O2। सो इसके वजह से भी ओजोन लेयर में मतलब प्रॉब्लम आएगा, डिप्लेटिंग होगा। और उसके साथ कूलेंट गैसेस वाला तो आपको मालूम ही है। सो सी experiment have shown that the nitrogen oxide, particularly nitrogen monoxide NO, combine very rapidly with ozone, and there is the possibility that the nitrogen oxide emitted from the एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, जब सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से उसकी आउटर सिस्टम में से एज एग्जॉस्ट गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। दैट माइट बी
slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere. अपर एटमोसफियर में उसका कॉन्सेंट्रेशन डिप्लेटिंग हो रहा है, उसका रीज़न NO भी है, NO ही है नहीं, NO भी है. Okay, the reaction should be NO gas plus O3 gives NO2 plus O2, ozone convert into oxygen gas. Another threat, second danger that is to the ozone layer is probably posed by the use of freons which are used in aerosol spray and most of the case refrigerators. ठीक है, तो ज़्यादातर केस में रेफ्रिजरेटर और एसी में जो कूलेंट गैस यूज़ हो रहा है दे आर CFCs, और एरोसोल स्प्रे के अकॉर्डिंग भी वो ओजोन लेयर को नुकसानी कर सकता है. सो अभी फ्यूचर में क्या होगा सर? फ्यूचर में इसके लिए तो अभी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो चुकी है. अभी कूलेंट गैसेस के लिए हम अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना चाहे तो उसके अलावा भी गैसेस पॉसिबल है. यस, श्योरली दे आर पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट दे आर मोर कॉस्टली. आप में से अभी का सिनेरियो ये है दोस्तों, आप या मैं कोई भी एक कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हैं या फिर शोरूम के लिए जा रहे हैं, और शोरूम में जाने के बाद हमको दो सिमिलर एसी एयर कंडीशनर मिल रहा है, दोनों की मतलब एकदम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके देखा, दोनों एक सिमिलर कूलिंग दे रहे हैं, सिमिलर कंपनी के, दोनों का जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एग्जेप्शन है वो भी एक सेम ही है, लेकिन दोनों के प्राइस में बड़ा डिफरेंस है, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे जो प्राइस में लो रहेगा. ठीक है, सो अभी सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन 100% अप्लाई नहीं हुआ है. फ्यूचर में अगर अप्लाई होता है तो हमारे लिए अच्छा है. सो दिस आर नथिंग बट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन. ओके, अभी ओजोन के लिए हमको ओजोन का रेजोनेंस देखना है, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर 11th साइंस. आपने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड O3 ओजोन दोनों का एक साथ में पढ़ा था, वो ठीक से अभी रिवाइज करना है और सम एडिशनल प्रॉपर्टीज हमको देखनी है. बट बिफोर दैट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. Okay friends, now some revision of 11th science. Okay, as I told you, resonance in ozone आपने ऑलरेडी ये देख रखा है. resonance of ozone and resonance of sulfur dioxide both are similar. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, अगर वहाँ पे सल्फर होगा तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड. The two oxygen bond length in the ozone molecule are identical, that 128 picometer, and the molecules is angular as expected with a bond angle of about 117. Okay, it is the resonance hybrid of two main forms. ये दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे जल्दी से हमको जो कॉमन फॉर्म मिलने वाला है दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. अगर आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ काउंट करोगे देन यू विल गेट द बॉन्ड लेंथ 1.5 यू विल गेट बॉन्ड नंबर और बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5U3/2. क्लियर? सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ओजोन के पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों एजेंट नेचर के बारे में दे रखे. हमको पर्टिकुलर ये देखना है ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एट द सेम टाइम ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी वो मेन प्रॉपर्टी है. ज़्यादातर केस में ओजोन मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वाई? O3 gives O2 plus juvenile O, that is the powerful oxidizing agent as we have discussed in our last slide. So दोनों चीज़ यहाँ पे दे रखी है, दोनों हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जैसे भी मैंने पहले ही बताया ज़्यादातर केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा, देन O3 gives O2 and O, और ये शॉर्ट लिव से जल्दी से रिएक्ट करेगा. In an acidic medium, particularly in an acidic medium, the oxidation potential of ozone is plus 2.07. ये ज़्यादा वैल्यू है, तो जल्दी से वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर पाएगा. ठीक है. The reducing agent nature 2KMnO4 plus H2SO4 plus O3 gives K2SO4 plus MnSO4 plus 10O2 plus 3H2. सर यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में से कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं?
all of you are there, the oxidation number of manganese is +7 in potassium permanganate. यहाँ पे Mn+7 फॉर्म में है. You can see MnSO4 SO4 -2 then Mn+2 convert +7 to +2. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. Mn का अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ सो Mn का हुआ रिडक्शन विथ हेल्प ऑफ ओजोन. सो ओजोन का हुआ ऑक्सीडेशन. ओके, सो दैट यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ओजोन कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो +6. आप सबने ये पढ़ा है, दैट इज +6. काउंट करने के लिए भी आपको आपके पास मेथड है. और इन अ प्रोडक्ट यू कैन सी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3. +6 to +3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट शोन द रिडक्शन रिएक्शन बाय द ओजोन विथ हेल्प ऑफ ओजोन. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है विथ हेल्प ऑफ ओजोन. सो ओजोन कैन बी रिड्यूसिंग एजेंट हियर. ओके, और कई सारे एग्जाम्पल ऐसे भी है जहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है. जो मेजोरिटी केस में यू कैन सी यहाँ पे Cl एंड Br बोथ आर इन -1 फॉर्म, और यहाँ पे Cl2 एंड Br2 दैट इज नॉट 0 फॉर्म. -1 to 0 -1 to 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन विथ हेल्प ऑफ ओजोन. सो ओजोन हियर, ओजोन कैसे वर्क करेगा, ओजोन वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सिमिलर इन फेरस सल्फेट in FeSO4 Fe in +2 form, but in the product ferric sulfate Fe in +3 form. +2 to 2 +3. अगर +2 से +3 हो रहा है then we can say increase in oxidation number. Increase in oxidation number is on the oxidation process with help of ozone. So ozone is oxidizing agent over here. Some more example are there. Okay. Ki again I -1 to I0 I0 -1 to 0. अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. नाइट्राइट टू नाइट्रेट, सल्फाइड टू सल्फेट, आर्सेनाइट टू आर्सेनेट. ओके, सभी एक सिमिलर रिएक्शन है. अभी यहाँ पे पर्टिकुलर आप देखो K2MnSO4 K2MnSO4 यहाँ पे मैंगनीज +6 रहेगा, दैट ऑल यू नो. और यहाँ पे KMnO4 परमैंगनेट में +7 हो जाएगा. 6 to 7 अगेन इंक्रीज. सो अगेन यहाँ पे K2MnO4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो ओजोन इज ऑक्सीडेशन एजेंट ओवर हियर. ओके, I2 अभी यहाँ पे देखो, I2 यहाँ पे प्योर फॉर्म में दैट इज 0. HiO3 hydroiodic acid. In hydroiodic acid, because of oxygen's heavy electronegative character, iodine must be positive form. iodine का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा that is positive. ओके, काउंट करते हैं -2 × 3 -6 हो जाएगा +6 +1 सामने हो जाएगा -1. सो हियर आयोडीन इन +5 फॉर्म यू कैन सी 0 to +5. ओके, सेम टाइम सल्फर 0 to +6, फॉस्फोरस 0 to +6 और +5 वॉटएवर अब काउंट कर लेना. ठीक है, H2S अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 to 0 प्योर फॉर्म. अगेन इंक्रीज. आयोडीन ड्राई फॉर्म में अगर आयोडीन रहेगा 9 times O3. ओके, ये G नहीं है, 9 times O3 विल गिव I4OG. यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे फिर से आयोडीन का नंबर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. सो ये सारे रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन की तरह से आपको याद रखनी है. और इन सब में ज़्यादातर केस में आपने देखा ओजोन इज वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, देयर आर सम मोर एग्जांपल दैट वी हैव टू सी. ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट. Another example, tailing of Hg. Okay, tailing of Hg is nothing but the oxidation of Hg. Here Hg in a pure form with 0 oxidation number convert into Hg2O, Hg+1 mercurous oxide. ओके, यहाँ पे Hg+1 फॉर्म में, दैट्स वाई मर्क्यूरस ऑक्साइड. इफ Hg+2 देन इट विल मर्क्यूरिक. तो दैट टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, टेलिंग ऑफ Hg ट्वाइस ऑफ Hg+O3 गिव्स Hg2O+O2. एंड द लास्ट वन, ये तो आपने सबने पढ़ा है इन योर GOC2.
Okay, this is nothing but the reaction of ethene with ozone in presence of carbon tetrachloride. सर यहाँ पे तो ये तो ओजोनाइड फॉर्मेशन है, दिस इज नथिंग बट दी ओजोनाइड, और ये ओजोनाइड से हम आगे एल्डिहाइड या कीटोन या बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं. ओके, ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ आल्किन. यहाँ पे इथिन की दी है, नॉट पर्टिकुलर इथिन, कोई अलग से अल्किन भी आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्माल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, अदर कीटोन या फिर अदर प्रोडक्ट मिल सकती है. दैट यू हैव लर्न इन योर 11th साइंस सिलेबस एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर. वहाँ पे भी ये दोनों ये एग्जाम्पल दोस्तों फिर से आने वाला है. CH2 ड्यूअल बॉन्ड CH2O3, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ऊपर क्या आएगा, एक ऑक्सीजन, नीचे 2 ऑक्सीजन. दिस इज ओजोनाइड. अभी ओजोनाइड के आगे फॉर्मेशन होने के बाद इतना भाग आपको मालूम है सर अलग हो जाएगा और यहाँ से आपको 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड मिलेगी. ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी. ओके, पर्टिकुलर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनाइड फॉर्मेशन एंड आफ्टर द ओजोनाइड वी विल गेट एल्डिहाइड कीटोन और बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके, दैट वी हैव लर्न इन योर 11th साइंस. ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्शन, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, सबको एक साथ वाइंड अप करना है. तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा काम मैं अभी छोड़ रहा हूँ. जो एक्स्ट्रा काम आपको करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, ओजोन की रिएक्शन लिखनी है. और ओजोन ज़्यादातर केस में आइदर वो ओजोन इज़ वर्किंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ओजोन का जो फाइनल फॉर्म रहेगा ज़्यादातर केस में आपको O2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलने वाले. सो ओजोन टू O2, ये ओजोन से O2 जाने तक जितनी भी रिएक्शन है सबको एक शॉर्ट में लिख देना है. फॉर एग्जांपल हमने पहली पढ़ी थी आयोडाइड आयन कन्वर्ट इनटू I2, तो हमको मालूम है क्या था, हमारे पास आयोडाइड था, क्या मिला हमको I2. उसके बाद एक रिएक्शन हमने पढ़ा था सल्फाइड कन्वर्ट इनटू सल्फेट. सो सल्फाइड था S-2, क्या मिला था हमको SO4-2. एट द सेम टाइम हमने Cl- का Cl2, Br- का Br2, सल्फाइड का SO3-2, सल्फाइड का सल्फेट, आर्सेनाइड का आर्सेनेट, जितनी भी रिएक्शन थी O3 से O2 जाने के वक्त उन सबको यहाँ पे एक साथ आपको अपने से खुद से चार्ट प्रिपेयर करना है, जिससे क्या होगा, आपको रिएक्शन शॉर्ट में याद रह जाएगी. तो जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी दोस्तों, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सबको एक साथ कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन कम है उसको अलग से लिख दो, और ऑक्सीडाइजिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब रिएक्शन थी उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लो. इससे क्या होगा, आपको याद रखने में थोड़ा इजी पड़ेगा. ओके, और यहाँ से MCQ पास्ट में कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों में आ चुका है. सो बी प्रिपेयर, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. ठीक है, और नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द ओजोन. अभी और कुछ नहीं है, ओजोन के यूजेस हमको लिखने हैं. फिर से वही टॉपिक है दोस्तों, मैंने आगे भी कई बार आपको बताया. अभी इतने ही यूज़ हमको ध्यान में रखने हैं जितने टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जितने NCERT टेक्स्ट बुक में दे रखे. आपको इससे अलावा भी ओजोन के यूज़ में भी मालूम हो गया, लेकिन उसको यहाँ पे लिखना नहीं है, एज पर एज NCERT जाना है. इट इज़ यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, यूज्ड एज अ जर्मिसाइड. यहाँ पे शायद ठीक से दिख रहा नहीं होगा बिकॉज ऑफ लाइटिंग. वहाँ पे लिखा है डिसइंफेक्टेंट, आई रिपीट, वहाँ पे लिखा है डिसइंफेक्टेंट. ओजोन इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड ऑल्सो फॉर स्टर्लिंग ऑफ वाटर. पास्ट में दोस्तों एक अभी RO और UV जो वाटर फिल्टर दो हम यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में एक वाटर फिल्टर हुआ करता था दैट इज़ ओजोनाइजर, लेकिन उसकी अपने मिस बेनिफिट भी थे, जो अभी उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ कर रहे हैं, RO एंड UV वाटर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं. ओके, देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर bleaching oils, ivory, flour, starch and etc. So ozone is work as a bleaching agent also, that you have to keep in your mind. Okay, then it is act as an oxidizing agent. This is common formula, oxidizing agent. तो in the particular manufacturing of potassium permanganate. सर ऐसे तो कितनी सारी रिएक्शन थी, तो सबको यहाँ पे लिखना चाहिए. सबका नहीं लिखा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का लिखा. क्यों? पोटेशियम परमैंगनेट की रिक्वायरमेंट बाकी के कंपाउंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा है. ओके, और एक चीज़ यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा और रिएक्शन का रेट भी फेवरेबल है, और जितनी प्रोडक्ट आ रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो भी हमारे लिए फेवरेबल है. सो एंड एट द लास्ट 2 in-text क्वेश्चन आर देयर.
दोनों का आंसर आपको ही देना है, मेरे पास आंसर है ही नहीं। लेकिन अगर हमारा ओजोन टॉपिक का ही आप कंटेंट फिर से पढ़ोगे तो आपके पास इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, द फर्स्ट 7.18, why does ozone act as a powerful oxidizing agent? Because of O3 convert into O2 plus O. Okay, because of that particular single oxygen molecule, O3 work as a powerful oxidizing agent. आपको कंटेंट से आंसर मिल जाएगा। How is O3 estimated quantitatively? अगर आपको O3 का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो आप कैसे करोगे? सर ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी विथ बफर pH 9.2 आई थिंक। ओके, रिएक्शन उसकी करनी पड़ेगी I2I- के साथ, Ki के साथ, वहाँ पे I2 लिबरेट होगा। I2 जो लिबरेट हो रहा है वो I2 को हमको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करना पड़ेगा। I2 की क्वांटिटी मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मालूम पड़ेगा कितनी क्वांटिटी ओजोन की थी। सो हाउ इज O3 or ozone estimated quantitatively with reaction of Ki in basic buffer solution, and that you will get I2 and you have to titrate I2 with standard sodium thiosulfate and you will get the quantity of I2. From the quantity of I2 you can say that how much quantity of O3 is there. Clear? So ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद सल्फर। अभी ऑक्सीजन का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके।